Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to start our next topic, that is a respiration और respiration. Okay, तो respiration या respiration अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले बात हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि respiration की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो हमारा डेफिनेशन कहता है कि प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन। क्या कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है ये आपका एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। अब रही बात, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, एक काम है, एक क्रिया है, तो कैसा काम है? कह रहा है कि जिसमें क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है क्या चीज? एनर्जी। और एनर्जी जो आती है वो कहाँ से आती है? कहता है कि फूड से आती है। देखो, कोई भी चीज अगर हम खाते हैं, जैसे कि हमने चावल खाया, ठीक है, या फिर हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाई, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, देखो चावल के अंदर अब हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये अपने सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, और जब ग्लूकोज में टूटेगा तो पता है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। जैसे हमने माउथ में खाया, चावल को क्या किया? चबाया, और ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर पहुंच गया। और ग्लूकोज जो है जैसे ही हमारे सेल के अंदर पहुंचता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, तो ग्लूकोज मानो कि C6H12 और O6 यहाँ पे पहुंच गया, ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया। तो इस सेल को अब तुम्हें क्या होता है कि नोज के थ्रू तुम ऑक्सीजन लेते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है थ्रू द नोज, नोज के थ्रू ऑक्सीजन आता है, तो इस ग्लूकोज को क्या कर देता है? तोड़ देता है, और ग्लूकोज को तोड़ करके क्या निकलवाता है? यहाँ पे CO2 निकलवाता है, और साथ साथ में एनर्जी भी निकलवाता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज तो होती है, लेकिन एनर्जी जो है हमारे जो बॉडी के अंदर यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द एटीपी, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एटीपी जो है ये आगे कन्वर्ट होती है किसमें? एडीपी में। एक फास्फोरस यहां से निकल जाता है, ठीक है। एटीपी का मतलब अगर हम समझे, जैसे कि ये ए फॉर होता है एडिनोसिन और ट्राइफॉस्फेट, तो कह रहा है कि अगर एडिनोसिन में क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे तीन फॉस्फेट आकर के, तीन फास्फोरस आकर के इससे जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। मानो कि ये एडिनोसिन है, अब इसके साथ एक फास्फोरस, दो फास्फोरस, तीन फास्फोरस, तो तीन का मतलब हो गया क्या? ट्राई, और फास्फोरस है तो क्या हो गया? ट्राई फॉस्फेट हो गया। क्या हो गया भाई? ट्राइफॉस्फेट हो गया। किसके साथ? एडिनोसिन के साथ, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, यानी कि एटीपी हो गया। कह रहा है कि अगर इससे एक फास्फोरस निकल जाए, यानी कि मैं इससे एक फास्फोरस को निकाल दूं, तो अब ये ट्राई के बजाय क्या हो गया? डाई हो गया। तो इसी तरीके से अब क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। क्लियर? तो हमारा रेस्पिरेशन यही कहता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो एनर्जी रिलीज करते हैं, किससे? खाने से, फूड से। फूड हमारा कुछ भी हो सकता है, चावल हो सकता है, या फिर हमारी रोटी हो सकती है। इसी तरीके से उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है, और सेल के पास ऑक्सीजन आता है, और जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो वो क्या कर देता है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, और हमारा CO2 और एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस तरीके से हमें एनर्जी मिल जाती है। यही फायदा है रेस्पिरेशन का, यही काम है रेस्पिरेशन का। और इसी तरीके से अगर हम चाहें तो रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत से, ऑक्सीजन की हेल्प से वो अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसी तरीके से इसी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं कि बिना, क्या नाम है कि ऑक्सीजन के अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों तरीके के रेस्पिरेशन हम देखने जा रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन के साथ अपने रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसे रेस्पिरेशन जो होते हैं वो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट करते हैं उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने अभी क्या बात किया? रेस्पिरेशन की हमने बात की, और जब हम रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन, and another one is a anaerobic respiration. Now अब हमारी बात समझना, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन which occurs in the presence of
प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि रेस्पिरेशन occurs in the absence of ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेशन दो होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो हमारा क्या करे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से हमारा रेस्पिरेशन कराता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब किसी भी बिना ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन कराते हैं या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल जो हो सकता है वो हो सकता है आपका क्या, ईस्ट, और इसका एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब हम यहां पे समझेंगे कि जो रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, जो रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, या जो रेस्पिरेशन तुम्हारा क्या है कि बाकी लोगों में होता है, वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, अब हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जांपल को देखें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जांपल को देखें कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। उसी फ्लो चार्ट को हम समझेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को। तो जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बनाया हुआ है या चार्ट बनाया हुआ है, उसी को मैं समझाऊंगा। तो एनसीईआरटी के अंदर एक जगह कहता है कि मान लो कि तुम्हारा ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि कोई सेल मैं बना दूं, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस भी होता है और बाकी सारा ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ग्लूकोज होता है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, C6H12O6, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और जब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो ये आगे जो है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बना देता है क्या चीज, पायरूवेट। क्या बना देता है? ये सिंपलर फॉर्म है ग्लूकोज का, क्या चीज, पायरूवेट। तो ये पायरूवेट आगे चल करके बना देता है, पायरूवेट। ठीक है, अब समझना ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है आपका C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब जब 6 कार्बन है तो पायरूवेट जो है ये कितने कार्बन का होता है? ये होता है आपका 3 कार्बन का। पायरूवेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। और इसका फार्मूला होता है C3H4O3। क्या फार्मूला हो जाएगा? C3H4O3। और समझना ये जो पायरूवेट बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 पायरूवेट बनते हैं। कितने पायरूवेट बनते हैं? 2 पायरूवेट बनते हैं। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 कार्बन के 2 पायरूवेट बन गए, तो 3 2 6, तो 6 कार्बन यहाँ पे थे, 6 कार्बन यहाँ पे भी हो गए, बराबर कार्बन चल रहे हैं हमारे। इसके बाद पायरूवेट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे जो है पायरूवेट देखो अभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। ठीक है, इसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर। समझना अगर ईस्ट होगा, क्या होगा, अगर ईस्ट होगा तो ईस्ट जो है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। कहां पे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही। तो पायरूवेट जो है अगर ईस्ट होगा तो आगे समझना क्या होगा। ठीक है, तो पायरूवेट जो है जब तुम्हारा ईस्ट होगा तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना लेगा आपका इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ साथ ये बना लेगा CO2 और एनर्जी। तो ये क्या बना लेगा, CO2 प्लस एनर्जी। एनर्जी जो है वो आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लगभग 2 ATP देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल का फार्मूला क्या हो जाता है? इथेनॉल का फार्मूला हो जाता है C2H5 और OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, लेकिन जो पायरूवेट यहां पे हमें मिला ये इथेनॉल में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका ईस्ट का। किसका एग्जांपल है? ईस्ट का एग्जांपल है। तो बताना अगर ईस्ट का एग्जांपल है तो एक बात मुझे बताना कि ईस्ट का एग्जांपल है तो क्या ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं?
ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आते हैं। यानी कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे तो ये ऑक्सीजन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मैंने -O2 लगा दिया। माइनस का मतलब बायो के अंदर होता है एब्सेंस। क्या होता है? एब्सेंस। और यहाँ पे जो इथेनॉल बनाएगा ये 2 मोल ऑफ इथेनॉल बनाएगा। तो 4 2 जा 2 2 है तो 2 2 जा 4, 4 कार्बन हो गए और बाकी जो 2 कार्बन CO2 निकल जाएगा तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कार्बन भी बैलेंस हो गए। नाउ उसके बाद पायरुवेट के बाद समझना कि अब हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, मसल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या इनसफिशियंट क्या हो जाता है, ऑक्सीजन होता है कभी कभी। ठीक है, तो इनसफिशियंट ऑक्सीजन में भी ये क्या कर लेता है, ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। क्या बना लेता है? आपका लैक्टिक एसिड बना लेता है और साथ साथ में क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो जो एनर्जी यहाँ पे बना, ये एनर्जी आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तुम्हारा एनर्जी जो है एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? C3H6O3, C3H6O3। और जो यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड वो भी 2 मोल बनेगा। तो 3 2 जा 6, 6 कार्बन हो गए ग्लूकोज के बराबर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये लैक ऑफ O2 होगा और ये किस में होगा? मसल्स में होगा। किसमें होगा? मसल्स में होगा। अब उसके बाद तीसरी बात इसी के अंदर क्या कहता है? तीसरी बात ये कहता है कि अगर तुम्हारा जो है यही पायरुवेट जो है आगे चल करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि बात हम करेंगे किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन भर भर के होता है तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा तुम्हारा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ये बनाएगा। ठीक है, अब रही बात कि जो CO2 बनेगा वो कितने मोल बनेंगे? वो बनेंगे तुम्हारे 6। तो 6 कार्बन 6 ग्लूकोज के भी कार्बन हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और ये क्या हो गया? लैक ऑफ O2 हो गया। क्या हो गया? लैक ऑफ O2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और ये क्या होगा तुम्हारा? ये भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए सर कि मसल्स वाले में एरोबिक होगा कि एनाएरोबिक होगा। भैया, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की कमी के कारण भी अपना क्या कर ले रहा है? रेस्पिरेशन कर ले रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए तब भी हो जा रहा है काम, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इसको कंसीडर करेंगे। बात करते हैं ईस्ट की, तो ये ऑलरेडी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। इस तरीके से हमारा जो है एनसीईआरटी का जो ये फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। तो जब रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंसीडर करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। यानी कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को समझना और उसके बाद उसके मैकेनिज्म को समझना। आइए समझते हैं। यानी कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं तो समझना, सबसे पहले मैं बताऊं कि स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि अब यहाँ पे पहले 2 ओपनिंग बनाता हूं। ठीक है, और 2 ओपनिंग तुम्हारी ये नोज की जो ओपनिंग होती है, ये नोज की ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल हो गया। नॉस्ट्रिल के बाद आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? नसल पासेस। क्या देखने को मिलता है? नसल पासेस देखने को मिलता है। नसल पासेस देखने को मिलता है। और जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये हमें एक थोड़ा सा बड़ा चैम्बर देखने को मिलता है। नसल पासेस के बाद एक थोड़ा सा बड़ा चैम्बर देखने को मिलता है। नसल पासेस के बाद इसको हम कहते हैं नसल चैम्बर। नसल
चैम्बर, क्या बोलेंगे इसको, नसल चैम्बर बोलेंगे। क्लियर। नसल चैम्बर के बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें फेरिंग्स मिलता है। क्या मिलता है, फेरिंग्स मिलता है। इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमें लैरिंग्स देखने को मिलता है और लैरिंग्स के बाद हमें ट्रैकिया देखने को मिलता है। ठीक है। जब हम और थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें लैरिंग्स देखने को मिलता है और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रैकिया देखने को मिलता है। ये हमारा ट्रैकिया हो गया। ठीक है। ट्रैकिया जो है, ये देखो सबसे पहले नॉस्ट्रिल हो गया, ओपनिंग हो गया। ओपनिंग के बाद जो यहां से लेकर के यहां तक ये रास्ते होते हैं, यहां से लेकर के ये लंबाई में जो रास्ते होते हैं, एक छोटे से पाइप की तरह रास्ते होते हैं, उसको हम बोलते हैं नसल पासेज। नसल पासेज के बाद अंदर की तरफ एक कमरा आता है, एक रूम टाइप का आता है, जिसे हम कहते हैं नसल चैम्बर। नसल चैम्बर के बाद एक हमें और छोटा सा पाइप की तरह मिलता है, जो कि कॉमन पाइप होता है, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमें लैरिंग्स देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है हमें ये चीजें जो देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। दिस इज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स। इसके साथ साथ जब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रैकिया देखने को मिलता है। ट्रैकिया जो होता है, ये तुम्हारे जो सांस वाली पाइप होती है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। और जब ट्रैकिया की तरफ हम और आगे चलते हैं तो यही ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइफर्केशन। यानी कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। पहली बार डिवाइड हुआ है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर आगे चल करके ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है। फिर आगे जो है यही फिर से डिवाइड हो जाता है एक बार और, तीसरी बार डिवाइड करता है। और जब तीसरी बार डिवाइड करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई। देखो मैं एक तरफ डायग्राम बनाऊंगा, दूसरी तरफ नई डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसा मैंने एक तरफ बनाया वैसा ही दूसरी तरफ, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वैसा ही दूसरी तरफ भी होगा। समझना, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, यानी कि पहली बार डिवाइड हुआ तो प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरी बार डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, तीसरी बार डिवाइड हुआ तो टर्सरी ब्रोंकाई। अब ये फिर से आगे की तरफ थोड़ा पतले पतले तारों जैसा ये क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से बहुत माइन्यूट डिवीजन होता है आगे चल करके, और एक एक पाइप से यहाँ पे छोटा छोटा सा बैलून जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, छोटा छोटा सा बैलून जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है। इस तरीके से, और जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है। एल्वियोलाई जो होता है ये इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा। ठीक है। जो कि क्या करता है, डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है गैसेस को। उसके बाद जो है, अगर हम अपने इस क्या नाम है कि लंग्स की अगर हम बात करें तो देखो एल्वियोलाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और देखो एक मिनट, एक और चीज मेरी छूट गई है कि जो तुम्हारा ये पतले तारों जैसा डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। ठीक है। ब्रोंकियोल बोलते हैं, ऐसा ब्रोंकियोल। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारी ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल से आगे जो पतले पाइप जैसा है उसको हम क्या बोलेंगे, नसल पासेस बोलेंगे। उसके बाद जो थोड़ा चैम्बर जैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नसल चैम्बर बोलते हैं। उसके बाद फेरिंग्स आता है, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, पहली बार डिवाइड हुआ, दूसरी बार सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, उसके बाद ब्रोंकियोल। ठीक है। ये वाला ब्रोंकियोल, पतला पतला पार वाला तार वाला। इन सब को यहां से यहां तक अगर हम कंसीडर करें तो ये सारे लंग्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये लंग्स जो है हमारे कवर होते हैं बाय द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। ठीक है। किससे कवर होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं कवर होते हैं, बल्कि ये किससे कवर होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। किससे, डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है। अब जब डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं
तो इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर इस तरीके से ये फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, ये फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड का नाम हम रख देते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या रख देते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्यों प्लूरल फ्लूइड नाम पड़ा, समझना, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर। तो क्या हो गया, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। और जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो रही बात कि जो तुम्हारा क्या है कि ब्रोंकाई हो या ब्रोंकियोल हो या एल्विलाई हो। मैंने क्या बोला कि चाहे ब्रोंकाई हो या ब्रोंकियोल हो या एल्विलाई हो, इन सब को ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्विलाई, ये तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, लंग्स बन जाता है। क्या बन जाता है, लंग्स बन जाता है। क्लियर। इसके बाद एल्विलाई क्या होता है, मैंने बोला कि एल्विलाई जो होता है ये क्या होता है, ये इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर या बैलून लाइक स्ट्रक्चर कह दो होता है। ठीक है, इर्रेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर या बैलून लाइक स्ट्रक्चर। रही बात कि जो हमारा डिफ्यूजन होता है, यानी कि केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं वो केवल इसी एल्विलाई से होते हैं। तो रही बात, तुम सोचोगे सर तो यहां से यहां तक क्या है, मेरी बात समझना। नॉस्ट्रिल नसल, पासेज नसल, चैम्बर, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये जितने भी ब्रोंकाई तक हैं एल्विलाई को छोड़ करके, ये सारा का सारा कंडक्टिंग पार्ट है। अगर कोई पूछे कि बताओ कंडक्टिंग पार्ट क्या होते हैं, तो कंडक्टिंग पार्ट तुम्हारे नॉस्ट्रिल से लेकर के, कहां से लेकर के, नॉस्ट्रिल से लेकर के तुम्हारे कहां तक, टर्सरी ब्रोंकाई तक, सॉरी ब्रोंकियोल तक कर लो। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं, ब्रोंकियोल आते हैं। तो ब्रोंकियोल तक क्या है तुम्हारे, ये टर्सरी सॉरी ब्रोंकियोल तक, नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल तक ये कंडक्टिंग पार्ट है। व्हाट इज मीन बाय द कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग का पार्ट का मतलब होता है कि जो नॉस्ट्रिल से तुमने ऑक्सीजन लिया वो पूरा उस पाइप से होता हुआ जाएगा, वो कहीं पे भी डिफ्यूज नहीं होगा, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, वो सीधे एल्विलाई, देखो हल्का फुल्का तो होता है लेकिन ज्यादा मैक्सिमम जो है एल्विलाई के अंदर आकर के एक्सचेंज होता है। दिस इज नॉट अ कंडक्टिंग पार्ट, दिस इज अ डिफ्यूजन पार्ट, जहां पे डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज पार्ट जो है, एक्सचेंज जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, एक तो थोड़ा बहुत डक्ट में भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो एल्विलाई में होते हैं। तो एक्सचेंज पार्ट जो हो गए वो तुम्हारे डक्ट हो गए और एल्विलाई हो गए। कंडक्टिंग पार्ट जो है नॉस्ट्रिल से ब्रोंकियोल तक हो गए। लंग्स जो बनाता है वो क्या बनाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्विलाई मिलकर के बनाते हैं। फिर तुम लोग सोचोगे कि सर तो फिर बताइए प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, इसका क्या काम है। मेरी बात समझना, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, समझो कि क्या करना है हमें। जैसे कि अगर मैं ये शर्ट वर्ट उतार करके एक जो सीमेंट वाली दीवार आती है, अगर मैं उसमें अपनी पीठ को ऐसे रब कर दूं और अगर अपनी पीठ को रब करता हूं तो मेरी स्किन पे छाले टाइप पड़ जाएंगे। ठीक है, खरोच बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो समझना, अगर मैं इसी स्किन को बचाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं, ऐसे कोई लेदर की बहुत मोटी चादर टाइप कोई चीज मैं लगा करके पीठ पे, अब मैं इसको रगड़ता हूं और जब रब करता हूं तो मेरी स्किन पे खरोच नहीं आएगी, बल्कि वो मुझे जो मैंने चादर टाइप स्किन की जो चादर टाइप मैंने लगाई थी वो मुझे बचा ले गई। ठीक इसी तरीके से जो लंग्स होता है, लंग्स हमारे क्या होता है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो कैविटी होती है, थोरैसिस कैविटी होती है, इस थोरैसिस कैविटी के चारों तरफ एक दीवार होती है, ठीक है, वॉल होती है, ठीक है, और इसी के पास रिब केज भी होता है। तो जो लंग्स होते हैं वो एक बार फूलते हैं, एक बार पचकते हैं, एक बार फूलते हैं, एक बार पचकते हैं। तो जब वो फूलते हैं तो वो वॉल से जा करके रगड़ खाता है, फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो लंग्स की मेम्ब्रेन खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लंग्स की मेम्ब्रेन जो हो वो खराब ना हो रगड़ करके, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि जब वो रगड़ खाएं तो वो प्लूरल फ्लूइड जो है उससे बचा ले। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। तो इसका मतलब है, कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, तो प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है कि फ्रिक्शन को
फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। ठीक, अगर इतनी बातें समझ में आई तो इसके बाद अब हमारा जो बचता है वो बचता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बचता है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि हम ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो फिर हमारा जो है वो ऑक्सीजन या कह लो कि हवा जो है वो लंग्स के अंदर कैसे जाती है और वो बाहर कैसे आती है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। अगर ये पैसिव प्रोसेस होता है तो ये अपने आप कैसे होता है? जैसे कि हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, तो हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं, एक्सहेल करते रहते हैं। ये अपने आप कैसे हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रात को सो रहे हैं, पता चला कि भाई अब क्या हो गया, सो रहे हैं अब रात को, तो अचानक से मुझे याद आया कि मुझे तो सांस लेना था और तुम उठ के बैठ के सांसें लेने लगे। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो बीइंग अ पैसिव प्रोसेस देयर इज अ नो नीड ऑफ एनर्जी लाइक एक्टिव प्रोसेस। यानी कि जैसे हमारा कोई एक्टिव प्रोसेस होता है उसके जैसे हमें यहाँ पे कोई काम नहीं करना है या कोई एक्टिव प्रोसेस की तरह हमें यहाँ पे एनर्जी नहीं लगनी है। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आई गई हो तो फिर तुम्हें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो लंग्स होता है, ठीक है, जो लंग्स होता है ये हमारा, मानो कि ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होता है? हमारा प्रेशर देखो, हवा का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 760 mmHg होता है। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है, 760 mmHg हवा का प्रेशर इन्वायरमेंट में होता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ इस समय, मेरे इस रूम में हवा में जो हवा का प्रेशर है, इन्वायरमेंट में जो हवा का प्रेशर है वो कितना है? 760 mmHg है, 760 mmHg है। अब अगर 760 mmHg है तो मेरे लंग्स के अंदर का प्रेशर जो होगा वो 760 mmHg से एक बार कम होगा, एक बार ज्यादा होगा। कैसे समझना? अगर बाहर की तरफ जो हवा है वो कितनी है तुम्हारी? 760 mmHg है, तो लंग्स के अंदर क्या होगा? एक बार के लिए प्रेशर जो होगा वो 760 mmHg से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और इसके अंदर लंग्स के अंदर अपना एक प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यानी कि एक बार के लिए हमारा जो प्रेशर होगा वो कितना कम होगा? 760 mmHg से, यानी कि बाहर के प्रेशर से कम होगा। और जब कम होगा तो बताना कि बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरीके से जब बाहर का प्रेशर हो जाएगा कम, सॉरी ज्यादा, और बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया। तो एज यू नो ऑलवेज फॉर द गैसेस, जहां पे कंसंट्रेशन जो ज्यादा होता है और जहां पे कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑलवेज दैट थिंग्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पे देखोगे कि प्रेशर ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा एयर का यहाँ पे, तो यहाँ पे कम, तो ऑलवेज क्या होगा कि ये मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, और जब आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और बात आती है क्या, कि मान लो कि ये क्या है? तुम्हारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या होता है? एक बार के लिए कंडीशन ये होता है कि लंग्स के अंदर प्रेशर जो होता है वो कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी क्या, कि अगर इसके अंदर अब हवा आ गई है
हवा अगर इसके अंदर आ गई है तो अब इसका प्रेशर जो हो गया वो 760 mmHg से ज्यादा हो गया, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अब क्या हो गया कि 760 mmHg से ज्यादा हो गया। और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 760 mmHg से अंदर हो गया ज्यादा और बाहर हो गया क्या 760 mmHg बाहर है ही है, इतना ही है, तो अब इसके कंपैरिजन में 760 mmHg ये क्या हो गया, कम हो गया। और जब कम हो गया तो तुम्हें पता है कि अब हवा अंदर ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर कम, तो ऑलवेज दैट थिंग्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड। अब ये अंदर से बाहर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा या जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन कहेंगे। ठीक है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन देयर आर टू प्रोसेस बाय विच वी डन आवर ब्रीदिंग, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को कंप्लीट करते हैं। लेकिन रही बात कि ये जो इनहेलेशन हो रहा है, अंदर का प्रेशर एक बार के लिए कम क्यों हो रहा है और बाहर अंदर का प्रेशर एक बार के लिए ज्यादा क्यों हो रहा है, तो इसकी बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे कि इसको इरेज कर दे रहा हूं, यही थोड़ा सा समझना है और इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझना, मान लो ये कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, यहां से इसको मैं उड़ा देता हूं, काट देता हूं, और जब मैं इसको यहां से काटता हूं तो समझना यहां पे क्या होगा कि यहां पे मुझे इस तरीके से एक पूरा यहां पे स्पेस दिखाई देगा और इसी के अंदर तुम्हारा इस तरीके से लंग्स पड़ा होगा, इस तरीके से लंग्स पड़ा होगा। ठीक है, अब मैं इस तरीके से, अब मैं क्या करता हूं, इस लंग्स को निकाल देता हूं, लंग्स को मैं यहां से निकाल देता हूं, और जैसे ही मैं लंग्स को यहां से निकलता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे खाली जगह हो जाएगा। अब खाली अगर जगह हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे थोरैसिस कैविटी। क्या बोलेंगे, थोरैसिस कैविटी बोलेंगे। दिस इज अ थोरैसिस कैविटी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐसे झांक के देखूं तो वहां पे कुछ नहीं होगा, खाली जगह होगी, लंग्स को मैंने निकाल लिया है, तो इस कैविटी का नाम, इस खाली जगह का नाम क्या हो जाता है, थोरैसिस कैविटी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, थोरैसिस कैविटी हो जाता है। और जब थोरैसिस कैविटी की अगर हम बात करें तो समझना कि अगर मैं यहां से अपने आप को काट दूं तो यहां पे थोरैसिस कैविटी है, लंग्स निकाल दिया, तो देखो अब क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, डायाफ्राम होता है। जैसे कि यहां पे मैंने देखा, मानो कि यहां पे लंग्स बनाया, अब यहीं पे नीचे की तरफ इस तरीके से ये डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है। दिस इज अ डायाफ्राम। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पे आपका, यहां पे इस तरीके से वो क्या नाम है कि चेस्ट वाली जो बोन होती है, ठीक है, रिपकेज जिसको हम कहते हैं, यहां पे हमें रिपकेज भी देखने को मिलता है। और रिपकेज के बीच में इस तरीके से मसल्स होता है। क्या होता है, रिपकेज के बीच में इस तरीके से मसल्स होता है। ठीक, अब समझना, अभी ये डायाफ्राम जो है ये रिलैक्स फॉर्म में है, और जब डायाफ्राम अभी रिलैक्स फॉर्म में है तो ये डोम शेप में होता है, और इसी तरीके से जब डायाफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा, और जब फ्लैट हो जाएगा तो ऊपर से ये क्या हो जाएगा, ऐसे खत्म। अब ये फ्लैट हो गया, यानी कि अब नीचे से हमें क्या मिल गया, इतनी जगह मिल गई। ठीक है, इतनी स्पेस बढ़ गई जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मानो कि ये मेरा चेस्ट था, यहां से डायाफ्राम जो था वो पहले रिलैक्स फॉर्म में था, ऐसे था, जो मेरा डायाफ्राम था ऐसे था, अब ये रिलैक्स फॉर्म में था डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब जैसे ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अब यहां से इतनी जगह बन गई, इतनी स्पेस बन गई, इतनी स्पेस बन गई। अब बताना कि जब इतनी स्पेस बन गई, नीचे की तरफ चला गया, तो यानी कि अब इतनी जगह बन गई, तो इसका मतलब है कि लंग्स अब ये नीचे की तरफ और जा सकता है। समझना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये होता है हमारा एंटेरियर
और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा जो एनस की तरफ होता है वो हमारा पोस्टेरियर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंटेरियो पोस्टेरियर जो एक्सिस है वो हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जब डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारा क्या होता है कि एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस जो होती है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे बोन होता है और बोन के बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं और मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अब समझना, अब मैं अपने क्या हूं कि रिलैक्स फॉर्म में हूं, या ये वाली बोन जो है रिलैक्स फॉर्म में तो बिल्कुल ऐसे चिपकी रहेगी। अब जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वॉल्यूम अंदर का थोरेसिस कैविटी बढ़ गया और बोन जो है इस तरीके से फैल जाएगी और ये इंटरकॉस्टल मसल फैल जाएगा। तो पीछे का हिस्सा जो होता है वो डॉर्सल होता है, आगे का हिस्सा जो होता है वेंट्रल होता है। इस तरीके से वेंट्रो और डॉर्सल जो एक्सिस जो है वो क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। तो ऐसे भी तुम्हारी जगह बन रही है, ऐसे भी तुम्हारी जगह बन रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी जगह बन रही है और ऐसे भी जगह बन रही है। तो लंग्स क्या होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, और लंग्स जैसे ही बड़ा होता है तो बताओ अंदर का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हवा कम तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर हो गया ज्यादा। तो अब क्या होगा कि हवा अंदर आना चाहेगा और अंदर आएगा तो बताओ इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही हवा अंदर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो बताना अब क्या होगा कि जो तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर अब क्या हो गया, कम हो गया। 700 देखो 760 ही है, अंदर 760 से ज्यादा हो गया है, तो अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया है। तो अब क्या होगा कि ये डिफ्यूजन होगा, तुम्हारा बाहर की तरफ जाएगी हवा। तो ऑलवेज द थिंग्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जाएगा, और जब जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन बोलेंगे। इस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस होते हैं, और ये दोनों प्रोसेस की वजह से हमारा क्या होता है, मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बताना कि जब ये नीचे की तरफ ये लंग्स बढ़ गया, इसको मैं डायग्रामेटिकली एक बार दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारा लंग्स कितना था, पहले इतना था हमारा लंग्स, और डायफ्राम पहले कैसे था, ऐसे था। अब डायफ्राम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीधा हो गया, और सीधा हो गया तो ये लंग्स की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि लंग्स अब यहां से यहां तक आ गया। अब लंग्स यहां से यहां तक आ गया तो अंदर की हवा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 760 mm, जिससे कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर 760 है, ठीक है। तो ये बाहर की हवा अंदर आएगी तो इसको हम कहेंगे इनहेलेशन, ठीक है। इसी तरीके से फिर से क्या होगा, अगेन तुम्हारा क्या होगा, ऐसे ही तुम्हारा क्या नाम है कि रिपकेज वाला जो है इंटरकॉस्टल मसल वाला भी ऐसे ही होगा, इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। और फिर से क्या होगा कि जब इसके अंदर 760 mm जिससे प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर 760 है, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ भागने लगेगा, तो फिर से ये लंग्स छोटा हो जाएगा। इस तरीके से बड़ा छोटा होते रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कितना होता है, 12 से 16 टाइम्स कितना पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 12 से 16 बार हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन 12 से 16 बार हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। और 12 से 16 टाइम हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि जो है, देखो एक और चीज़ हम बता दें, स्पायरोमीटर एक नाम का डिवाइस आता है, स्पायरोमीटर। इस स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग को हम मेज़र करते हैं। किसको, ब्रीदिंग को हम मेज़र करते हैं, यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 था। इसके बाद जो है हमारा जो लेक्चर आएगा अब वो आएगा सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन एक अच्छी टॉपिक है, थोड़ी सी डिटेल टॉपिक है, उसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन थोड़ी छोटी टॉपिक थी, बड़ी इजी थी। सर्कुलेशन के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा, आई थिंक एक्सक्रीशन आएगा। एक्सक्रीशन विल बी लास्ट आवर टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई थिंक, मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।